यह है रेडलाइन। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक और बड़ा दिन। आज पार्लियामान से पास हो गया है वो बिल जिसके ऊपर अपोजिशन यानी इमरान खान साहब एतराज़ कर रहे हैं कि ये खुसूसी सहूलत मुहैया की जा रही है अपने आप को इलेक्शन से बचाने के लिए और नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए। साथ साथ कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है। आज जो भी प्रोसीडिंग्स चली उसके अंदर जज साहबान के दरमियान यही मुबाहिसा चलता रहा कि 3-4 से ओरिजिनल पिटीशन इंतखाबात की हवाले से रद्द हो गई है या 3-2 से पास हो गई है। साथ ही एक और बेंच से जस्टिस काजी फाइज ईसा हु इज़ नेक्स्ट इन लाइन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्पेशल बेंचेस बनते रहेंगे कानून का मामला तय नहीं होगा और चीफ जस्टिस साहब अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके अज खुद नोटिस के तहत बेंच बनाना बंद कर दें जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता कि बेंच कैसे बनाए जाएं, किन मामलात के ऊपर किसने क्या फ़ैसला करना है। दो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तारुफ में अभी करवा देता हूँ। साथ ये भी आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हिना जिलानी साहब हमें ज्वाइन करेंगी। मैं अदालत के अंदर के मामलात जो हैं उनसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन पहला मामला बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब के साथ, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के माहिर कानून है और स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं ऑन लॉ विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने फिर फाइनली लड़ाई कर ली? नहीं, जस्ट बंदियाल कोर्ट से लड़ाई चल रही है? बिल्कुल लड़ाई नहीं है। देखिए, असूल का मामला है। जब वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किंग नहीं है और कोई दुनिया में बादशाह नहीं है, तो चीफ जस्टिस कैसे किंग हो सकता है? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस। देखिए, या तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम की जाती थी। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर एक आदमी ने छीनी हुई है नाजायज़ तरीके से। ये आपको अभी याद है? नहीं, कभी भी तारीख में नहीं लेट होती। इट्स नेवर टू लेट। फारसी में कहते हैं देर है दुरुस्त है। मैं आज और बात कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मौलवी तमीज़ुद्दीन कांस 200 से लेकर भुट्टो से लेकर ज़फ़र अली खां तक हुआ है, ये तमाम खोले जाएं। और अगली बात मैं कहता हूँ, इनका ट्रायल अवाम के जूरियाँ करें। मैं इस वक्त पार्टी की तरह हट के बात करता हूँ। एज ए सिटीज़न, जूरियाँ इनका ट्रायल करें और फिर किन का ट्रायल करें? जिन लोगों ने पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं ये तो ह्यूमन राइट्स की हैसियत से कभी नहीं कहूँगा कि क्रामवेल की हैसियत से इनकी लाश 23 साल लटकी रहे, ये नहीं कहूँगा। लेकिन जुडिशल ट्रायल इनकी कब्र पे होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ जिन भी नहीं किया है, चाहे पॉलिटिशियन थे, तो कानूनी तौर पे इसकी क्या मिसाल मिलती है? ये तो आप अनप्रेसिडेंटेड। किस चीज़ की मिसाल? कि ये आप बाद वाक़या 40 साल के बाद 50 साल के बाद ट्रायल शुरू कर आपको किसने कहा है? क्रिमिनल रिव्यू कमीशन 1995 इंडिया में, इसमें इंग्लैंड में बना। जो बर्मिंघम 6 गिलफोर्ड के केसेस थे 30 साल पहले IRI को पुलिस, IRI मीन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उसके जो इन्होंने फिक्टिशियस पुलिस ने ट्रायल किए थे, उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, वो रिव्यू हुए, बंदे छूटे। कौन बता? मैं और बात कहता हूँ, मुझसे कोई पूछे ना, मैं कहूँगा कि आज रिव्यू होना चाहिए उस केस का, जज आर्चन का जिसने सुकरात को सजा दी थी, उसका भी रिव्यू होना चाहिए जिसने जस्टिस पायलट पोर्टस ने कहा कि जीसस का जो है गुनाहगार है। लेकिन मैं कहता हूं भुट्टो साहब का भी जो है केस, उसको भी ओपन होना चाहिए। नवाज शरीफ पे आ जाए। नवाज शरीफ साहब को इन तमाम तरमीमात से फायदा है कि अज खुद नोटिस के ऊपर अपील नहीं होती थी, सादा अल्फाज बिल्कुल नहीं होती, अब अपील का हक है जी। तो जिससे मराज है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको आप इन इस्लाहात की नज़र में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा ना इसका कि नहीं होगा? मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को भी होगा। जिनकी प्रॉपर्टियां 184(3) में उन्होंने छीनी है उसको भी होगा। जिस आइन को म्यूटिलेट किया गया उसको भी होगा। सबको होगा। नवाज शरीफ अकेला तो नहीं है। लेकिन इंसानी, हम्मुराबी कोर्ट से लेकर आज तक इंसानी तारीख बताती है कि कोई इंसान फालेबल नहीं है। नबूवत को आप छोड़ दें, अपील का राइट हर लीगल सिविलाइज लीगल सिस्टम में है, इसमें नहीं है। ये लॉ इसलिए बना ही नहीं था। सिमिलर प्रोविजन इंडिया में है। क्या उन्होंने कुछ किया है? ये तो तबाही की आइन की इन्होंने। पाकिस्तान की आइन के फंडामेंटल राइट्स के लिए चैप्टर रखा गया है 184(3). सबसे ज़्यादा हमारे सियासी समाजी राइट इस आर्टिकल ने ज़ाय किए हैं और कभी भी आप उसको ख़त्म करें। कि जो अभी जो आपको जज्बा और ये तमन्नाई और ये सारी जो एनर्जी है, ये किस चीज़ का झटका है? मेरी तो ये डे 1 से है। मैं उस वक्त भी मियाँ साहब दैट आई एम विटनेस टू। आगे चलें, मैंने ये जो तजवीज़ आज आई है, मैंने 22 मार्च 2002 को रिसर्च पेपर मियाँ साहब के कहने पे लिखा था।
जिसमें रिसर्च प्रपोजल ये सारी की सारी मौजूद थी। ये आज से नहीं है कि आज खुद नोटिस की जो पावर्स हैं उसको चेंज करके उसमें भी कमेटी का जिक्र कमेटी के पास। मेरी राय उससे मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि ये फुल कोर्ट का काम है, कम से कम दर्जा ये है। मैं तो खैर बेंचेस को मानता ही नहीं हूँ। जो इन्होंने मुस्तफा इम्पैक्ट केस में इन्होंने तारीफ की है कि कैबिनेट कमेटियाँ काम नहीं कर सकती, हम कैबिनेट में रेटिफाई कराते हैं, हम तो कहते हैं ये भी गलत है, चलो हम कहते हैं फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते। मैं तो कहता हूँ फुल कोर्ट बैठ के डिटेल गाइडलाइन तय करे। फुल कोर्ट से मुराद के ये जरा वजाहत कर। फुल कोर्ट पाकिस्तान का आइन ये कहता है सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड ऑल जस्टिसेस। फुल कोर्ट की इस्लाही मेरी राय में गलत है, तो उसमें 3, 4, 5 की बहस ही खत्म हो जाती है। आइन में नहीं है, और इन्होंने मुस्तफा इम्पैक्ट में कहा है कि कैबिनेट कमेटियां काम नहीं कर सकती। लेकिन आप जो अभी तरमीम हुई है उसके अंदर मेरी राय में तो ये गलत है, लेकिन बाद हुकूमत ने किया है। मैं तो कहता हूं ये होना चाहिए 3 कमेटी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कल भी कहा लॉ मिनिस्टर को होना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस एंड हर सूबे का एक जज बैठे। मिसाल के तौर पर कल इत्तेफाक से 3 पंजाबी आ गए सीनियर मोस्ट, हम फेडरेशन है ना, और केस चल गया बलोचिस्तान सिंधी का। मुझे तो आज तक वो बेनज़ीर भुट्टो की बात याद आती है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है उसने कि 5 पंजाबी जजेस हैंग बाय सिंधी फादर। क्या इन्होंने किया नहीं है? मैं तो कहता हूं कि फुल कोर्ट एक गाइडलाइन तय करे और उसके बाद 5 की कमेटी बैठ के देखे कि केस बनते नहीं। यहां तो मजाक बना हुआ है, आपकी शक्ल पसंद नहीं सुओ मोटो, बोतल निकल आई तो सुओ मोटो, डैम बनाना है तो सुओ मोटो, अस्पताल में किसी डॉक्टर की बेइज्जती करनी है तो सुओ मोटो, किसी जज को अदालत में बैठ के टेलीफोन मारना है तो सुओ मोटो। क्या है ये? इंडिया में सिमिलर प्रोविजन है। वहां कभी आपने सर्कस देखा है? सर्कस है ये जुडिशरी नहीं है। अदालत के अंदर से अब आवाज आ रही है इन्हीं मामलात के ऊपर। आपका क्या ख्याल है कि वो बहुत अरसे से आवाज दबी हुई थी, जज साहिबान इस मामलात को देख रहे थे, क्योंकि सिर्फ बाहर से आवाज नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले पेशावर में कोर्ट लगी हुई थी, एक ऑनरेबल, नाम नहीं लेते, एक ऑनरेबल जज ने कहा कि ये काम ठीक नहीं है, जज उठा दी और अगले मिनट में बेंच चेंज। ये हुआ, पाकिस्तान की तारीख में हुआ। जजों ने नोट में लिखा, जजों ने स्पीचेस की, बार काउंसिल ने पिटीशन की, अंग्रेजों ने किताबें लिखी। मैंने 4 PhD की थीसिस मेरे पास हैं जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान में 184(3) कब कैसे इस्तेमाल किया गया है। मतलब तमाशा तो बना हुआ था ना। लिहाजा ये जजेस बेचारे मजबूर हुए, और अभी भी एक जज और बात करता है, वहीं बैठा हुआ, दूसरा करता, एक ही बेंच के ऊपर, एक ही बेंच पे। ये देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी वजह और है, जरा फिलोसॉफिकली देखें, अदलिया में हम जाते क्यों हैं? डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। इस पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस को पैदा ही एस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के विंग ने किया था पनामा केस में, और नया जो राउंड तबाही का शुरू किया है, वो जो रीराइट किया आइन, जो ने खुद लिखा, ये जो परवेज इलाही साहब को बनाना था, और पंजाब में 63A वाली तारीख इंसानी में हमेशा ये हुआ कि आप वोट नहीं देंगे तो पार्टी आपको हटा देगी। ठीक, इन्होंने कहा वोट ही नहीं काउंट होगा। अल्लाह, क्या इसको ये ताबीर जिब्रील ने बताई थी इनको, या इजराइल ने बताई थी? पाकिस्तान के सिस्टम से इन्होंने खिलवाड़ किया है। लिहाजा जज, वकील, दुकानदार, हर आदमी ये कहता था। मैंने 5 दफा आपके सामने 10 दफा कहा होगा, मैंने आर्टिकल लिखे हैं, बनता हम शक्ल देख के बता देने फैसला क्या आने वाला। इंसाफ का है? सारे जज बराबर हैं, कंप्यूटर बता दे कौन सा जज सुनेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब एक और इशू भी सामने आ रहा है कि बेंचेस, स्पेशल बेंचेस हैं, जस्टिस काजी फायजी का जो फैसला आया है उसमें एक तो हमें ये बता दें, मुस्लिम लीग बेंच, PTI बेंच, ये नाम होते हैं, ये रेफरेंस जब बनता है तो फिर आपको उसके ऊपर टैग लग जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक कराची के वकील ने रिसर्च की है कि 70 हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें 2 बड़ी पार्टी इन्वॉल्व थी। हमें जिसमें सजा दी गई, हमारी पार्टी को, PTI को रिवार्ड किया गया, उसमें 1-2 जज मुस्तकिल बैठते हैं। क्या मतलब है उनका? वाई 70 केसेस में जिसमें सजा आपको ही, जजा किसी और को ही, बेंच एक नहीं, उसमें एक हर मुस्तकिल बैठता है। मुझे बताइए, मैं किसी जज का नाम नहीं लेता, आप नीचे से उठा के क्यों बिठाते हैं? इससे तो खोसा बेहतर था। हालांकि मैं कहता हूँ, अल्लाह कहता हूँ, इंतहाई इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट इंसान था वो, जो उसने फैसले किए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंडेम करी तारीख है इसको, जैसे मुनीर को तारीख ने किया। लेकिन कम से कम वो सीनियर 5 को तो बिठाता था ना यार, सीनियर 5 को। मतलब ये मजाक नहीं बनना चाहिए। मेरी अदलिया ना, हु पेज देम? आई पे देम, दे आर माई सर्वेंट्स, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज। आप प्रियम्बल पढ़े, हम क्या कहे? हम खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामान के जरिए हम ये ऑर्डर बनाते हैं। वो ऑर्डर क्या है कि वी अपॉइंट यू, वी पे यू फॉर जस्टिस, नॉट फॉर विक्टिमाइजेशन। लेकिन जजेस को मैनिपुलेट भी किया जाता है, जजेस को वल्नरेबल भी होते हैं। अब जो अपोजिशन मुद्दा उठा रहे हैं इमरान खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि
आपने जजेस के ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है, वाकईतन जस्टिस बंदियाल साहब दबाव फील कर रहे होंगे आपके ख्याल? ये ना कोई दबाव है ना होना चाहिए, लेकिन अज़मास्त के बरमास्त जो कुछ मुझ पे आ रहा है मैंने खुद किया है, इसका तो कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं सियासतदानों ने किया, वो तो दर्जा हरारत कम करने की बात कर रहे हैं, वो तो रेफर कर रहे हैं जी कि आप आइए बंगाल के बंगाली को आपको चप्पल पसंद नहीं, मौलिक तमीज़ को, उसमें किस कोर्ट ने पार्लियामान की असम्बली को ज़िबा किया था? जुल्फ़कार अली भुट्टो को किस सुप्रीम कोर्ट ने ज़िबा, किस सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट ज़िबा किया है? नवाज शरीफ को निकाला आपने, नहीं किया। नवाज बेनज़ीर का केस आप नहीं चलाते, नवाज शरीफ को आप किस अंदाज से आपने निकाला जिस अंदाज पे आप क्लर्क को नहीं निकाल सकते? जुडिशरी ने सियासतदानों को दबाव में रखा है, खुद या किसी के कहने पर। सियासतदान तो बेचारे रिसीविंग एंड पे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला अगर था तो गलत था, मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप हालात देख लें, क्या ये फिर वही चाहते हैं कि जज आपस में हमला करें? नौबत तो अब यहाँ तक पहुँच गई है। अब कोर्ट के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, आप एज अ सीजन ज्यूरिस्ट आप उसको कैसे देखते हैं? ये रिजॉल्वेबल है या वो डट जाएंगे जी कि नहीं, चूंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ, एक आदत भी बनी है, रिवायत भी है, मैंने काम कर लिया है, तो लिहाजा मुझे आवाज़ नहीं सुननी? मुस्तफ़ा अनफलूती का एक नावल है, बहुत खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी हाविया, जिसमें वो कहता है खामन अपनी बीवी से कि मैं अब कुएं में गिर रहा हूँ। तारीख़ इंसानी का तजर्बा ये बताता है कि जब तक पताल में इंसान न जाए इंसान खड़ा नहीं होता। वो अक्लमंद होता है जो आदमी दरमियान में कोई ईंट पकड़ के कुएं में मत गिरे। तो कुएं में कौन जा रहा है? आपकी हुकूमत जा रही है, वो तो कह रहे हैं जी कि आपने बहुत बड़ी हुकूमत और जदलिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अमूमी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अदलिया साख कुएं में जा रही है, जजेस चंद जजेस जा रहे हैं, सारी तो कुएं में गिरा हुआ है ना। इमरान खान का जो तजर्बा इन्होंने मिलकर किया गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान का तो इन्होंने सियासी निज़ाम की चूल्हे हिला दी, मुआशरत बर्बाद कर दिया। अदलिया आप उसके नतीजे के तौर पर आप उसके सिस्टमिक करंट्स देखें ना, ये हो क्या रहा है। ये सीखेंगे नहीं, इंसान रिफॉर्म में बड़ी मुश्किल से आता है, ये तारीख बताती है। अच्छा, अगर सीखेंगे नहीं तो फिर इसको वापस भेज देंगे, नॉकआउट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? इस रिफॉर्म बिल को नॉकआउट कर देंगे? पहले भी लेजिस्लेशन ओके, पहली बात तो है कि 1% इसका इम्कान नहीं है, इसलिए कि आइन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। चीफ जस्टिस को सिर्फ ये पाबंद किया जा रहा है ना कि 2 जजों को साथ बिठा के सुन ले। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगली तले कर देते हैं। मेरी एडवाइस होगी हुकूमत को, अगले दिन पार्लियामान इजलास बुला के ये फिर पास करें, ये फिर उड़ाएं, ये फिर पास करें और कहें हॉकी का मैच हो रहा है, ये फिर उड़ाएं, वो फिर पास करें, फिर उड़ाएं। व्हाई नॉट? अगर देखो असूल देखना है ना, हमारे यहाँ डिवाइन राइट्स नहीं है, हमारे यहाँ कुव्वत के जरिए हुकूमत नहीं है, हमारे यहाँ रूल बाई कंसेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। जिसने जज साहब को अपॉइंट किया है कि भाई मैं तुम्हें रख रहा हूँ, इस लॉ के तहत तुमने फैसला करना है, अगर वो उनकी बात नहीं मानता, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उठा के फेंक दें। असूल तो ये होना चाहिए, मैं ये कहूँगा दोबारा कहें कि वी स्पीक नाउ, हमारा राइट है, मेरा आईना है, मेरा मुल्क है, तुम हो कौन? उनका हक है कहें, और जजों को उनकी सुननी चाहिए, जो नहीं सुननी चाहिए। इंतखाबात का जो मामला है उसके ऊपर आऊँ, मुझे आज थोड़ी सी हैरानी भी, जो मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंतखाबात की डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने क्यों दी, जो 1 मार्च का फैसला, ज़रा उसके ऊपर मुझे बताएं, आपके ख्याल में 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी वैसे बुनियाद अब रहेगी या कि नहीं रहेगी? मैं बतौर वकील बताऊँ सादा लफ्ज़ों में, जो लोगों को पची नहीं हुआ क्या, कुछ जजों ने एक बात की, कुछ ने दूसरी बात की। अब कानून और प्रैक्टिस ये है सदियों की कि उसके बाद एक तीसरी जजमेंट आती है, ठीक, उसमें लिखते हैं कि ठीक है मेजॉरिटी से हमने फैसला कर दिया, उस पर सारे दस्तखत करते हैं, उसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो जजमेंट होती है। ठीक, इस केस में है ही नहीं। वो आज मंदोखेल साहब ने कहा नहीं है नहीं ना, किसी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं है। सो अगर मुझे इलेक्शन कमीशन ने मेरी राय में गलत किया, उनको पूछना ये चाहिए था, माय लॉर्ड पहले बताओ कि आपका ऑर्डर है क्या? मंदोखेल ने भी यही कहा है। लेकिन आज जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि आपको शॉर्ट ऑर्डर के अंदर हमने बता नहीं दिया था, तो वो लिखा। देखिए शॉर्ट ऑर्डर जो है, देखना ये है ना कि कुछ का कुछ है, कुछ का कुछ है। ला यही है कि उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर में भी सारे इकट्ठे बैठ के लिखते हैं। सो देयर इज नो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नो। सो 4-3 और देखो पनामा आपने देखा होगा ना। जी बिल्कुल। पनामा में जो उन्होंने डिफर किया था ऑर्डर में, तो वो भी साइन करते थे, बाय 4 बाय 3 हमने ये फैसला किया, वो खिलाफ करते हैं। ये प्रैक्टिस है, रूल्स है। तो ये मुअल्लक किस्म की जजमेंट है, ये मुअल्लक है? मुअल्लक है नहीं, जजमेंट का ऐलान नहीं हुआ मेरी राय में। तो जजमेंट है क्या? जजमेंट कोई नहीं, ऐलान ही नहीं। जजमेंट तब होती जब ऐलान हो। लेकिन जो व्यूज सामने आएंगे उसके तहत जो जजमेंट लिखी जाएगी, आपके ख्याल में जजमेंट क्या होगी? 4-3 जजमेंट तो साफ ज़ाहिर है, 4 ने कहा है कि सो मोटो बनता ही नहीं, डिसमिस्ड।
इट्स स्टैंड डिसमिस्ड। तो फिर हुकूमत को इस केस के अंदर प्लीड करना चाहिए, पार्टी बनना चाहिए? नहीं, इसकी तो बुनियाद ही नहीं है। नहीं, मेरी बुनियादी देखिए, मेरी राती राय ये कि केस बुनियादी गलत है। गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टी को अव्वल तो ये केस करना चाहिए था कि असेंबली किस खुशी में डिसॉल्व हुई है भाई। ये माइजा का वेड़ा है 70, ऐसे ही आप उठा के खिलवाड़ कर दें पार्लियामान। आप कह रहे हैं कि असेंबलियों की जो डिसॉल्व असेंबली है वो मामला ही वही है, और वो सुप्रीम के अंदर भी आवाज उठी थी। मेरी भी एडवाइस कौन को यही है, असल काम वही है, इसलिए कि इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा। इलेक्शन मानने किसने है? अगले इलेक्शन आप फिर ये गवर्नमेंट फर्ज किया। आप ये फरमा रहे हैं कि असेंबलियां जो डिसॉल्व हुई हैं उनको बहाल करने का मुद्दा उठाना चाहिए। असल वही है जिसने कायफियत खड़ा किया है, और उसके बाद उस पर फैसला इलेक्शन टाइम। मुझे ये बताइए, एक आदमी डिक्टेशन पे चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कैसे कर सकता है? एक क्या जस्टिफिकेशन है? कल इलेक्शन होंगे, फर्ज की आज इलेक्शन हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर इमरान खान जीत जाता है, ठीक, कल वफाकी गवर्नमेंट हम इलेक्शन कराते हैं, यहाँ गवर्नमेंट हमारी पूरी हो जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, क्या आप उस गवर्नमेंट को खत्म करेंगे? केयरटेकर बिठाएंगे वहाँ? बैरिस्टर साहब, जो इंतखाबात की डेट नहीं तय कर पा रहे जी, जिनका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अवेलेबल नहीं है जी, जो ये तय नहीं कर पा रहे कि 4-3 और 3-2 है, वो असेंबलियों के रिवाइवल का मामला उठा लिया, ये तो फिर 10 साल लग जाएंगे। नहीं, असेंबली के रिवाइवल का मसला पेचीदा है ही नहीं। अव्वल तो मेरी राती राय में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तो नॉमिनेट देती है केस को, ये तो मजाक पाकिस्तान में चलता है ना। मैं सुप्रीम और पॉलिटिकली नॉमिनेटेड जजेस होते हैं वो, नहीं, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल अटॉर्नी जनरल के साथ क्या हुआ है, मिसाल के तौर पर वो 10 मिनट बोला है, 8 मिनट तो सवाल थे। आप वकीलों से कहें वेल लिख के दो, जैसे इंग्लैंड में होता है, 15-15 मिनट आपके पास है, 2 दिन में केस खत्म करें। नैब का जो अमेंडमेंट केस है, तलवार लटकाने के लिए हमारे लिए उसकी 40 हेयरिंग हो चुकी है, उसमें है क्या? तमाम सवालों का एक सबसे बड़ा सवाल ये आपके ख्याल में क्यों हो रहा है कोर्ट के अंदर इस वक्त? मेरी राती राय में ये इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था ना, उसका जो जुडिशरी विंग था, वो जमूत के असूल न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन के तहत ये उसमें चल रहे हैं। इनको अंदर से बाहर से दबाव है। एक सिस्टम को लाए थे ये मैनूवर करके, सत्यानाश करके आइन का और मुल्क के निज़ाम का, वो अभी बस उनको कोई रिट्रीट नहीं हो रही। पीछे वाले तो शायद पीछे हट गए हैं, ये पता नहीं पूरे नहीं हटे, ये अभी उस इनर्शिया में चल रहे हैं। एक और दूसरा ये है कि इन लोगों के अंदर एक नफरत है सियासी निज़ाम के खिलाफ। लेकिन इमरान खान से तो बड़ी मोहब्बत की आप लोग बातें करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत है। और इमरान खान, मैं 2012 से कह रहा हूं कि ही इज द फाशिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वो तो आपको फाशिस्ट कहते हैं, जो कहता रहे, और वो मसीहा बना, ऐसा मसीहा जो बहुत कच्ची मिट्टी का था, उसने पाकिस्तान की जूलें खिला दी। और दूसरी बात ये है कि मुआवज़त के साथ, मुझे ये बताइए, ये जजेस का अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, जिस हिसाब से ये आए हुए हैं, ये भी मुतलकन गलत है। पहले सियासतदान बंदे भर्ती करते थे, इताज था, अब जज अपने करते हैं कौन? ये चाचा, मामा, चैम्बरमेट, दामाद। खैर, इस चीफ जस्टिस का ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। इसके बेटे पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक कर रहा है। पिछले चीफ का तो बच्चा सारे प्रैक्टिस करता था इधर, दामाद। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए सारे का सारा। अवाम के नुमाइंदे पार्लिमान इनको अपॉइंट करे और इनको डिसिप्लिन करे सारे, और जजेस वो हों जिनके अंदर अपना कोई मेरिट हो, वेल स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया हो, उसके तहत पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। आप और मैं इस पर इतराज़ करें और उनको, और अवाम इनको अपॉइंट करे, अवाम इनको निकाले। ये आप कहाँ से गए? ये होली कौ बन के बैठ जाते हैं ऊपर, हम नीचे यहाँ खड़े हुए हैं, और वहाँ लोगों का तमाशा लगाया होता है। ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लोग ये कह रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट अगर करा रही है तो ये वैसा ही तजर्बा है जैसा पिछले इमरान खान की फिर कंटिन्यूशन है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल ये है, ज़ाती तौर पर भी असेसमेंट गलत भी हो सकती है। उनको ये समझ आ गई है कि जिसको उन्होंने मसीहा 14-15 साल लगा के बनाया था ना, वो सामरी का बुत था। आज वो बाजवा साहब का एक ऐसा इंटरव्यू जिसको मुसलसल डिसोन करते हैं, लेकिन वो छप ही जा रहा है। हाँ। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जज साहबान थे जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, हमारा ख्याल था कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, लेकिन हम सब बहुत डिसअपॉइंट हुए। उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नवाज शरीफ उस केस में से बच जाते तो तमाम मलबा फौज के ऊपर गिरता। मतलब एक्स आर्मी चीफ ओपनली बता रहा है। मुझे इसका नहीं मालूम, मैं तो खुद ही नहीं रह रखता। मैं तो 5 साल से ये कह रहा हूँ कि मेरी राय एक कदम आगे है। पाकिस्तान में CPEC, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को चुभता है। उसको डिस्टेबलाइज पाकिस्तान से अंदर खोखला करने का चीन की यहाँ इंटरेस्ट को रोकने का मंसूबा था।
ये बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का था और बदकिस्मती से बाजवा जैसा छोटे जहन का, अखलाक का इंसान उसका टूल बना। मैं इन चीज़ों में से बहुत चीज़ों का यानी विटनेसों में बयान नहीं कर सकता। मैं इनमें से बहुत सारे मुज़ाकरात का हिस्सा रहा हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इमरान खान टूल था, इसकी हैसियत क्या थी? ये बुत उन्होंने बनाया और अब मालूम हुआ कि पाकिस्तान जिस शाख के ऊपर ये बैठे हुए हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट, वही खतरे में थी। पाकिस्तान का सदियानाश ICU में रखा हुआ है पाकिस्तान को। अब हमने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब से मैं जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर वापस आऊँगा कि अगर वो लोग जो सुओ मोटो केसेस के अंदर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, अगर उन्होंने रीक्वालीफाई करना है, अपील में जाना है, तो उसको प्रोसीजर क्या होगा और किस किस्म की रिलीफ की तवक्को की जानी चाहिए? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात नाअहली के चुंगल से निकल सकते हैं? बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अब ये जो इस्लाहात हुई हैं, प्रोसीजर क्या होगा? अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपील में जाएंगे, वो कैसे होगा, ज़रा वो तो बताइए। देखिए, जब एक फ़ैसला हो जाए ना, उसके खिलाफ अपील या रिव्यू का एक नॉर्मल प्रोसीजर में टाइम तय है, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही किया हुआ है कि 30 दिन या 60 दिन। ठीक, वो भी चेंज कर सकते हैं। या एक जनरल लॉ है, लिमिटेशन एक्ट, मेरे ख्याल में 1905 का या 8 का, उसके सेक्शन 3 या 4 में लिखा हुआ है कोई रीज़नेबल अगर काज हो तो आप उसको डिले को कंडोन, हम रोज़ कराते हैं कोर्ट्स में, कोई मसला नहीं। लिहाजा मेरी ज़ाती राय में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो तो जब फैसला हुआ माजरत के साथ, जी, जी, उस वक्त तो ये अमेंडमेंट नहीं थी। तो ये बाद वाक़या जो कानून आप बनाते हैं, जी, वो तो बेअसर होता, वो नहीं होना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। कानून रिट्रोस्पेक्टिव सिर्फ एक मना है अगर नया जुर्म क्रिएट करे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ये भी तोड़ा गया है। मुझे बताइए, 1999 में आपने नया ऑर्डिनेंस बनाया, उसमें लिखा हुआ है इसका ऑपरेशन 1985 से होगा, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठप्पा लगाया। हालांकि मेरी राय में पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 12 की ये खिलाफ वर्जी है। अगली बात, प्रोसीजरल लॉ, ये सेटल्ड लॉ है, पाकिस्तान में हज़ारों केस लाएँ, ये प्रोसीजरल लॉ है ना कि बेल कब करनी है, पटिशन करनी है, कितने दिन में, ये बैक डेट से जा सकता है। थर्ड प्रिंसिपल एक सेटल्ड है, वो ये है कि बेनिफिशियल जो लेजिस्लेशन होती है ना, ये बैक में चली जाती है। सिर्फ सज़ा, नई जुर्म नहीं क्रिएट होते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामान को हक हासिल है कहे कि जी आप इनको, मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं है, इनको करना ये चाहिए, उसमें टाइम दे कि साल 2-3 ये लिमिटेशन का बढ़ा दें। 70-60 दिन है ना अभी पाकिस्तान में, उसको आप 365 दिन कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लैंड में तो उन्होंने 30-30 साल वाले मुकदमे सुने हैं, मैंने आपको बताया है, बर्मिंघम 6, गिलफोर्ड 4, उन्होंने सुने। लेकिन वो सेटल करने के लिए, रिलीफ फराहम करने के लिए तो नहीं, उन्होंने उनको एक्विट कर दिया था। कत्ल के इल्ज़ाम में वो लोग थे, कत्ल के इल्ज़ाम में सजाएं हुई थी, उन्होंने एक्विट कर दिया उनको। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह है, देखिए, बेसिक ग्राउंड नॉर्म क्या है? इंसाफ। तमाम अंबिया, तमाम किताबें, सूरह हदीद में आता है कि दुनिया में इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ है द सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट को एक और बात लिखी हुई है, गलबन 203 में या आर्टिकल केस में, वो कहता है कंप्लीट जस्टिस। इसके तहत तो मैं ये कहता हूँ कि वो वैसे ही कर सकते हैं, इंडिया में करते रहते हैं, उसको कहते हैं क्यूरेटिव जस्टिस। इंडिया में वो करते रहते हैं, इन्होंने अच्छा किया, इनको चाहिए। लेकिन मैं तो और कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े केसेस ओपन करने चाहिए, ताकि गैलीलियो का ट्रायल हुआ ना, आपने उसको बेइज्जत करके ख़त्म कर दिया पोप ने, ठीक, कई 100 साल बाद पोप ने उसको माफ़ करके आम शहरी किया। जो गिल्ट में मारे, भुट्टो का क्या कसूर है भाई? 4 सिंधी पंजाबी जज इकट्ठे हो गए, किसी के अंगूठे के नीचे उसको फांसी लगा दी और बाद में कहा ऐसा फैसला जो आप साइट भी नहीं कर सकते। जी नहीं, हमसे गलती हो गई। यार तुमने जान ले ली। कुरान मजीद में इरशाद है कि एक इंसान का कत्ल इंसानी का कत्ल है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। आपने पाकिस्तान के इलेक्टेड आदमी को फांसी लगा दी और आप कहते हैं हम उसने रिव्यू में वो मर गया, उसकी औलाद पे इल्ज़ाम है कि ये कन्विक्ट है। ये पर्ज होना चाहिए। तारीख़ इंसानी में चर्च ने सारे अपने सजा आपको पता वापस की हैं। मैं आपको सैकड़ों, ब्रूनो की, गलीलियो की, सबकी क्यों नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ गलीलियो नहीं है और ना ही आप पोप के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं तो असूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो भुट्टो को भी कह रहा हूँ। लेकिन आप डिटर्मिन्ड हैं, मुजीब के साथ ज्यादती उसको भी खोलें। आप डिटर्मिन्ड हैं कि जब ये मामला तय हो जाएगा और अगर ये वापस आया तो दोबारा से आप इसको पास करें और उसके बाद मियाँ साहब
उनकी गैर मौजूदगी में ये होगा या वो पाकिस्तान आएंगे? आपकी क्या रिकमेंडेशन? नहीं, देखिए वो एक प्रोसीजर आई डोंट नो सेटल क्या होता है। पहली बात ये है कि कानून यही है कि उसी आदमी को अपील करनी होती जो सेटल ला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसीहा आदम इमरान खान के लिए तो ये ला भी पाकिस्तान में वायलेट हुआ है। नवाज शरीफ का क्या कसूर है? वो तो ज़्यादा शरीफ आदमी है, वो तो गालियाँ भी नहीं निकालता, न जजों को निकालता है ना उनको निकालता है। हमारे सामने हो रहा है। मुझे तो वो बगैर बायोमेट्रिक्स के नहीं लेते, मुझे ही लेते। मैंने अभी केस किया एक एम्बेसडर का, पाकिस्तान का, ऑस्ट्रिया में है, वो क्वेटा में। उन्होंने कहा नहीं वहाँ बायोमेट्रिक्स के बगैर नहीं होगा। हमें माशाल्लाह एजाज़ हासिल है। अगर सबके लिए सहूलत, ड्राइव इन, टेक अवे, इंसाफ, किसी के साथ, हमारे साथ, नवाज शरीफ के साथ कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बहुत बड़ा जुल्म है। 30 दिन नहीं, 30 साल नहीं, 3 सदियाँ भी गुजर जाएं, उसको ख़त्म करना चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये तो मामलात हो गए सियासत और अदालत के। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? हम अमूमन सियासी मामलात के हल के लिए अदालत से रुजू करते हैं, हमसे मुराद ये कि सियासतदान। लेकिन अब अदालत के अंदर जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, हम पूछते हैं हिना जिलानी साहिबा से, जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, माहिर कानून भी हैं और इन मामलात को तवील अरसे से देख रही हैं और क्रिटिकल एनालिसिस कर रही हैं और बड़ी एक बाअसर और पुरवकार आवाज़ है। हिना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, ये ज़रा हमें बताइएगा कि तमाम रुजू जो है वो अदालत की तरफ होता है। जो अदालत के मामलात इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं, उनका ज़रा तज्जिया तो कीजिए, क्या हो रहा है अदालत के अंदर? देखिए, अदालत में तो जाहिर है कि एक वाज़े डिवीजन पाई जाती है। पूरे सुप्रीम कोर्ट को अगर आप बात करें, एक बेंच की मैं बात नहीं करी, लेकिन ये जो इस वक्त बेंच बना हुआ है 5 जजेस का, और ये पीटीआई की उस पिटीशन को सुन रहा है जो 90 दिन के इलेक्शंस की पोस्टपोनमेंट के हवाले से हो रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक डिस्कम्फर्ट का इजहार है। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये एक जो एक ख्वाहिश है ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस साहब की, कि बेहतर यही हो कि उनको कोई ऐसा फैसला न देना पड़े हतमी वन वे और दी अदर, और वो रेकन्सिलिएशन या किसी किस्म की पंचायत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे जाहिर है कि मुश्किलात तो नज़र आ रही हैं, कोर्ट को भी नज़र आ रही हैं, और जो बाहर बैठे सुन रहे हैं वहाँ पर उनके डिस्कम्फर्ट, उनके ऊपर भी उनका डिस्कम्फर्ट जाहिर है। तो अब ये फरमाइएगा कि इसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो आरा सामने आ रही हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले का भी हमने हवाला दिया प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जो स्पेशल बेंचेस बनते हैं उनकी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। आज खुद नोटिस के तहत बेंच कैसे बनना है उसका प्रोसीजर तय होना है, किसने बनाना है उसका प्रोसीजर तय होना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये तमाम मामला तय नहीं होते तब तक आज खुद नोटिस के तहत जितने मुकदमात चल रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए, बशमूल वो उस मुकदमे के जिसको वो खुद सुन रहे थे। तो इसका असर आपके ख्याल में जो अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इन पर पड़ सकता है? होना चाहिए। देखिए ना, मैंने पहले ही डिस्कम्फर्ट की बात की है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को इस बात का एहसास है कि उनकी साख खराब हो रही है और उनकी जो भी जजमेंट्स आ रही हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पर, उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती चली जा रही है, पब्लिक परसेप्शन जो है उनके बारे में नेगेटिव होती चली जा रही है, तो वो इस बात को सीरियसली लें कि ये मामला बिल्कुल तय करने वाले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है उसमें साफ जाहिर है कि अब ऐसे नहज पर पहुंच गए हैं कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के कि उनकी पेशेंस हैज रन आउट, और वो अब उनके जो ज़मीर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर जो इस वक्त स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जाहिर है कि दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू मूव इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इनकी अपनी जजमेंट्स की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी रहे। और ये तो खैर काजी फायज ईसा साहब की राय है कि ये रुक जाए केसेस, और मैं इन सम वेज आई एग्री विथ हिम, लेकिन ये सारा मामला सिर्फ जजेस के ऊपर और जस्ट जुडिशरी के ऊपर नहीं है और जुडिशल क्वेश्चन नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल भी है। हमने कई दफ़ा ये बात की है कि इस मुल्क में ऐसे पॉलिटिकल हालात हो जाते हैं
कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स जो है वो आपस में उसकी इंटरप्रिटेशन और उसको हम आहंगी उसने पैदा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठाएं, जिसमें जितने भी जजेस होते हैं उस कोर्ट के वो सारे मिलके उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक तो ये होना चाहिए, और यहाँ पर ये तजवीज़ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामला देखता है तो फुल कोर्ट बिठाए, ताकि कलेक्टिव जजमेंट जो है, सारे कलेक्टिव विजडम जो है सुप्रीम कोर्ट की, उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और मजबूर हो जाते हैं उससे अपोज करने वाले भी कि उसको एक्सेप्ट करे ऐसी पोजीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ले रही है। लेकिन ये मामला पॉलिटिकल भी है। हम तभी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूम दे, जगह दे, स्पेस दे, टाइम दे पॉलिटिकल एलिमेंट्स को इकट्ठा बैठ के बहुत से मामला को तय करने में। लेकिन हिना साहब हमें मामला तय हो जी कथा कलामी, लेकिन इसके साथ साथ आपने तो फरमाया इसको वक्त तय और आईनी मामला को तय करे, साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो मौजूदा बेंच है उनके चंद जज साहबान जो हैं बशमूल चीफ जस्टिस साहब, वो बहुत जल्दी से इंतखाबात की तारीख देना चाहते हैं और समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। लेकिन 1 मार्च का वो फैसला जिसके बारे में अब अबहम है कि वो फैसला है भी कि नहीं है, मान लेते हैं कि वो फैसला है, उस फैसले में तो खुद ही इन्होंने कहा था कि डिविएट कर सकते हैं अगर मुमकिन नहीं हो। अब वो बहुत जल्दी तारीख देना चाहते हैं, तो इस मखमसे को कैसे तय करें कि तारीख किसने देनी है? सियासी डायलॉग हो नहीं रहा। गलती करेंगे, जहाँ जल्दी करेंगे वहाँ गलती करेंगे। और मैं ये नहीं कहती कि वन वे और दी अदर क्या चीज़ बेहतर है, लेकिन ये बात इनको सोचनी चाहिए कि दिस इज अ मैटर ऑफ नॉट अर्जेंसी बट विजडम एंड अ मैटर ऑफ रियलाइजिंग कि ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त क्या हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से गंभीरतर पॉलिटिकल सूरत हाल हो रही है और बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि जहाँ इतना हालात खराब हो जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ते दे रही है, और मगर आप वो रास्ते लेने को तैयार नहीं है। और अब बिल्कुल आखिर में वो रास्ता क्या है? देखिए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जब कहती है कि नॉन कंप्लायंस हो जाए ऐसी किसी रिक्वायरमेंट में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर एक्ट को एक खास वक्त में होने के लिए कहती है, तो फिर जो एक्ट जब भी होगा उसको कन्फर कर रही है लीगलिटी। तो इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन ये पैगाम दे रही है कि ऐसा हो सकता है कि नॉन कंप्लायंस हो जाए। तो ये जो आर्टिकल है 232 जिसमें 90 दिन की बात की गई है, वो ही सिर्फ एक आर्टिकल तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी आर्टिकल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। ये जो बात कहना कि नहीं 90 दिन है और उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ होगा, ये बात मैं नहीं मानती। रास्ते ढूंढने की जरूरत है। वक्त पे हो तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश होंगे इस बात से। इलेक्शंस तो होने ही होने हैं, ये तो कोई इस बात से मुनहरफ भी नहीं हो सकता और इसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ टाइम में फर्क आने की जरूरत है, क्योंकि लूज एंड हैं, उनको टाई करना जरूरी है, मसलन सेंसस के हवाले से, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज के हवाले से। तो कुछ ऐसे मामलात है जो अभी तय ना हुए, तो पोस्ट इलेक्शन भी वहां पर एक बलवा होता रहे। ठीक है, तो ये रास्ते मौजूद है लेकिन तलाश करने की ज़रूरत है, और आपने जी सही फरमाया कि जल्दी नहीं, दानिशमंदी के साथ चलना है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स, ज़ाहिर है सियासत के साथ अदालत के मामला जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बहुत तुंदी और तेज़ी के साथ ट्रेंड चलाती हुई नज़र आ रही है। अदलिया के दुश्मन नून लीग, नवाज शरीफ की तस्वीरें और 1997 में क्या हुआ, स्टॉर्म्स टॉप कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अनरूली मॉब, उसके अलावा नवंबर 28 1997 की और तस्वीर भी लगाई हुई हैं। नवाज शरीफ बताया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट पर हमला किया, बताया जा रहा है कि आज के जो वाक़यात हैं उसके अंदर भी वही सिफ्त जो है वो शामिल है। 2-2.5 लाख के करीब इसके ऊपर ट्वीट हुए हैं। पार्लिमानी बालादस्ती मुबारक नून लीग की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है जिसकी भी हमने डिबेट की, उसको पार्लिमान की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। एक और ट्रेंड बड़ा दिलचस्प है, स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ जिनकी फैमिली का ताल्लुक जो है मियाँ चुन्नू से है, वो स्कॉटलैंड के पहले मुसलमान और फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। रिमार्केबल अचीवमेंट, और उनके ख़ानदान की तस्वीर शेयर की जा रही हैं और लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वाक़तन ये एज़ाज़ की बात है कि मियाँ चुन्नू से वो गए, उनके आबा अजदाद और
दूसरी जनरेशन के अंदर वो इतने बड़े ओहदे पर फायज हो गए। मैं आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, उसमें मरीम नवाज़ का एक ट्वीट मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आज उन्होंने कसूर के अंदर रैली करते हुए बात की, उसको फिर उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं, जहाँ पर आपकी बेगमात और बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए फ़ैसले किए जाएं। ये नून लीग की जो नई पॉलिसी है जिसके तहत वो बता रहे हैं कि उनके अंदर कैसा गुस्सा है उन फैसलों के हवाले से जिसने माजी में उनकी हुकूमतों को तहस नहस किया, उनकी पार्टी के सरबराह को ताहयात नाअहल किया, और अब जब कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि उन मामलात को तय होना चाहिए, तो मरीम नवाज़ ने सियासी आवाज़ भी अपनी बुलंद की है।